THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, THI एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये मैं आपके सामने कक्षा 9 की गणित लेकर उपस्थित हूं। गणित बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है, लेकिन बदलते समय में आप नमकीन खरीदते हैं, दुकान पर जाते हैं, दुकान वाले को 5 रुपया देते हैं, दुकानदार आपको नमकीन देता है। कितना दिया, कितने रुपए किलो दिया, इससे आपका कोई मतलब नहीं। हमारी गणित इस तरह से मृत प्राय होती जा रही है। अगर आपसे अचानक मैं प्रश्न कर दूं कि 5 रुपए की 20 ग्राम नमकीन मिलती है तो नमकीन कितने रुपए किलो, तो 99% छात्र चिंतित हो जाते हैं और मुंह छुपा करके भागने की कोशिश करते हैं। आपकी गणित हायर लेवल पर आपको धोखा नहीं देती, आपने छोटे लेवल पर गणित को धोखा दे रखा है। समस्या इस बात की है, दशमलव की गणित देखकर आप परेशान हो जाते हैं, वर्गमूल का चिन्ह कहीं आ गया तो आप मृत प्राय हो जाते हैं, कहीं भिन्न दिख गई तो पसीने छूट जाते हैं। यह गलती गणित की नहीं है, यह गलती आपकी अपनी है जिसे आपने धोखा देते हुए और कक्षाओं को पास करने का इंतजाम कर रखा है। सरकार भी यही चाहती है कि आप कक्षाएं पास करते जाएं, डिग्री आपके पास ढेर सारी हो लेकिन बुद्धि से आप शून्य हो। आप मंशा को समझें और उसके अनुरूप आप शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करें। माँ है आपके पास, चोट लग गई आपको तब भी माँ रोई, रोटी बनाया हाथ जल गया तब भी माँ रोई। आखिर एक बार ऐसा क्यों ना हो कि माँ को इतना रुला दो कि फिर रोने का नंबर ही ना आए। और ऐसा तभी संभव है जब जीवन में आप सफल होंगे, माँ आपसे लिपट कर रोएगी और फिर उसके बाद जीवन में कभी नहीं रोएगी। आइए माँ के अरमानों को पूरा करने के लिए ही हम आपके सहयोग में THI एजुकेशन की तरफ से उपस्थित हैं और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में हम अपने तथ्यों को रखने का प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका ध्यान उन बिंदुओं की तरफ आकृष्ट किया जाए जहां से आप में गलती होने की संभावना रहती है, यानी स्लिप पॉइंट जहां से बनता है उस स्लिप पॉइंट से आपको बचाया जाए जिससे आपको पूरे के पूरे अंक अर्जित हो सके। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 के बीजगणित में हम आपको भाग की संक्रिया और गुणनखंड से परिचय करवाना चाहते हैं। भाग की संक्रिया आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन भाग की संक्रिया आपने क्या पढ़ा? अगर आप जानते हैं तो भी ध्यान से देखें, नहीं जानते हैं तो और ध्यान से देखें और इतना ध्यान से देखें कि आज के बाद भाग की संक्रिया में गलती होने की संभावना ना रह जाए। भाग की संक्रिया का संबंध पूर्णांकों से है, तो पूर्णांकों में भाग का क्या नियम है इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन पुनः हम उस बात को दोहराते हैं। समान चिन्हों का, यानी धन और धन, धन और धन दो चिन्ह अगर समान हो जाए तो इनका गुणनफल और भागफल दोनों हमेशा धन ही होता है। दोनों अगर ऋण हो जाए तो भी इनका गुणनफल ऋण ही होता है, लेकिन एक चिन्ह ऋण हो जाए दूसरा धन हो जाए तो इनका गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। क्षमा कीजिएगा, ऋण और ऋण का गुणनफल धन होता है। समान चिन्ह है, गुणनफल और भागफल दोनों धनात्मक होता है, यानी दोनों धन तो गुणा भाग धन, दोनों ऋण तो गुणा और भाग धन, लेकिन एक ऋण एक धन हो जाए तो इनका गुणनफल और भागफल दोनों ही के जो चिन्ह होंगे वो ऋणात्मक होते हैं।
कुछ उदाहरण लेके आपके सामने मैं इस बात को शो करता हूं। जैसे हम कहें ऋण 27 को हम ऋण 3 से भाग देना चाहें, पहले हमें चिन्हों का भाग देना है। यहाँ अंश और हर दोनों में चिन्ह समान है और ऋण ऋण का भागफल धनात्मक होता है, तो हम पहले यहाँ लगाएंगे धन का चिन्ह। 27 को 3 से भाग दिया, यहाँ लिख देंगे धन। यदि यहाँ 9 के पहले कोई चीज नहीं लिखी, कोई पद नहीं लिखा है, तो यहाँ धन चिन्ह का जिक्र करना बहुत आवश्यक नहीं होता है। यानी आप इसे केवल 9 लिख देंगे, तब भी आपका उत्तर एकदम कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि धन 9 और केवल 9 ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती है। अगला चरण ये रहेगा कि कक्षा 7 में आपने घातांक के नियम पढ़ा है कि यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। सारी संक्रिया वही है, केवल बीजगणित को इसमें आपको मिला देना है। देखें, जैसे ऋण 18 यक्स की घात 5 और मैं नीचे लिखूं धन 2 यक्स की घात 3। पहले चिन्हों का भाग देना है। ऋण और धन का भागफल हुआ ऋण, 18 को 2 से भाग दिया, भागफल आया 9। यहां देखें दोनों के आधार समान हैं, तो अंश की घात में से हर की घात को आप घटा दीजिए, आपका उत्तर होगा यक्स की घात 2। ये आपको उत्तर मिल गया। ये मैंने एक पद को एक पद से भाग दिया हुआ है। यही इतना साधारण सा नियम है। 3 बातों का ख्याल रखना है, पहले चिन्ह का भाग, फिर गुणांक का भाग और उसके बाद अक्षर संख्याओं में भाग देने के लिए घात को आपको घटा देना है। आइए देखते हैं कि आखिर हम लोग सवाल निर्मित कैसे करें। सवाल लगाने में, बिगाड़ने में सब लगे हैं, सवाल बनेगा कैसे। देखिएगा, अगर मैं यक्स धन 5 को यक्स धन 3 से गुणा कर दूं तो गुणनफल कितना आएगा। यक्स यक्स का गुणा यक्स की घात 2 और यक्स और धन 5 का गुणा धन 5 यक्स, धन 3 और धन यक्स का गुणा धन 3 यक्स, धन 3 धन 5 का गुणा धन हो गया 15। इसी को जोड़ दिया, यक्स की घात 2 धन, ये हो गया 8 यक्स, ये आ गया 15। अब आपको कुछ करना नहीं है, जिन 2 बहुपदों को आपने गुणा किया है उनमें से किसी एक को आपको पकड़ लेना है। आप इसी गुणनफल को दोबारा यहां लिख दीजिए, यक्स की घात 2 धन 8 यक्स धन 15। और आप ध्यान से देखें कि आपने गुणा किनको किया है, यक्स धन 5 और यक्स धन 3 का गुणा आपने किया है, तो मैंने यहां लिख दिया यक्स धन 3। अब दूसरा वाला उत्तर आपके सामने है, यहाँ यक्स धन 5 ही आना चाहिए, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रश्न बड़ी आसानी से निर्मित हो गया और ये बात जानते हैं कि गुणा की उल्टी संक्रिया है भाग। भाग देने से पहले ये बात ध्यान देना जरूरी होगा कि जो भाजक है और जो भाज्य है दोनों चर के अवरोही क्रम में लिखे होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, भाजक x धन 3 और भाज्य x स्क्वायर धन 8 x धन 15, ये दोनों व्यंजक चर के घात के अवरोही क्रम में लिखे होने चाहिए। यदि प्रश्न में कहीं ऐसा डिस्टरबेंस मिलता है कि घातों का क्रम व्यवस्थित नहीं है, तो उसे आप पहले व्यवस्थित करें, फिर भाग की संक्रिया को आरंभ करेंगे। यहां जो मैंने लिखा है, यहां देखिए यक्स स्क्वायर धन 8 यक्स धन 15, ये यक्स की घात के अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ घात 2, यहाँ घात 1 और यहाँ कोई घात नहीं, यानी चर की घात 0 है। यहाँ घात 1 और 3 के साथ कोई चर नहीं, यानी चर की घात 0 है। तो दोनों ही घात के अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। इसका मतलब प्रश्न हमारा भाग देने के लिए रेडी है।
तो हमने क्या किया, भाज्य का पहला पद है यक्ष की घात 2 और भाजक का पहला पद है यक्ष, तो यक्ष की घात 2 को यक्ष से भाग देना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ऐसे अलग से यक्ष की घात 2 को यक्ष से भाग दे लीजिए। दोनों के चिन्ह धनात्मक हैं तो भागफल का चिन्ह भी धन ही आएगा। संख्याएं यानी गुणांक कोई है नहीं तो वो मसला हमारा समाप्त हुआ। केवल चर की घातों का अंतर हमें देखना है। दोनों के आधार समान है तो ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटा देना है। नीचे यक्ष के ऊपर कोई घात नहीं है तो हम घात कितनी मानेंगे, 1। अब 2 घात में से 1 घात घटाया, हमारा उत्तर आया यक्ष की घात 1। लेकिन जब घात 1 आ जाए तो 1 का जिक्र हम नहीं करते, यानी हमें केवल लिखना है यक्ष। तो हमारा भागफल आया पहले यक्ष। इसी यक्ष से इन्हीं दोनों में गुणा कर देना है। यक्ष का यक्ष में गुणा यक्ष की घात 2 और यक्ष का धन 3 में गुणा धन 3 यक्ष। आप चिन्ह बदलें और इसे घटा दें। चिन्ह बदलने का मतलब होता है कि अब मेरा पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब अब है केवल नए वाले चिन्ह से यानी ऋण से। ऊपर देखें, यक्ष स्क्वायर का चिन्ह धन है और नीचे यक्ष स्क्वायर का नया चिन्ह ऋण हो गया है। चिन्ह विपरीत हो गए इसलिए दोनों घटेंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, सजातीय पद है। सजातीय पद के गुणांकों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, 1 में से 1 घटाएंगे आएगा 0। ऐसी दशा में बीजगणित में इन दोनों पदों को काट दिया जाता है। इसे कहते हैं विलुप्त हो जाना, यानी ये पद विलुप्त हुआ। यहाँ धन 8 यक्ष है, यहाँ ऋण 3 यक्ष है। ये भी दोनों सजातीय हैं, इसलिए इनके गुणांकों पर हम लोग विचार करते हैं कि आखिर ये जुड़ेंगे या घटेंगे। तो यहाँ भी हमने देखा चिन्ह दोनों के विपरीत हैं, इसलिए ये घटेंगे। 8 में से 3 घटा देंगे, हमको मिलेगा यहाँ 5 यक्ष। अब यहाँ चिन्ह क्या लगाएंगे? यहाँ चिन्ह लगाएंगे बड़ी वाली संख्या का। बड़ी संख्या है 8, 8 का चिन्ह है धन, तो यहाँ चिन्ह क्या रहेगा? धन। क्योंकि यह पहला चिन्ह है, इसे लगाना आवश्यक नहीं होगा। अगला पद उतार दिया हमने, धन 15। फिर वही संक्रिया लौटकर अब की बार पहला पद 5 यक्ष, दूसरा है 15, तो 5 यक्ष को यक्ष से भाग आपको देना है। दोनों के चिन्ह धन है, धन धन का भाग आएगा धन। धन 3 को यक्ष से गुणा किया तो ये नहीं, 5 यक्ष को यक्ष से भाग दिया, ये आएगा धन 5। ये धन 5 आएगा। और धन 5 को यक्ष से गुणा किया, ये मिलेगा 5 यक्ष। और फिर धन 5 को धन 3 से गुणा किया, ये मिलेगा धन 15। चिन्ह बदला और इसे काट दिया, दोनों खत्म हुआ। शेष फल आएगा कितना? 0। एक बात और जान लीजिए, यदि शेष फल 0 आ जाए तो भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होता है, ऐसा शेषफल प्रमेय है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भाग के सवाल हमको कहीं पुस्तक से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल माइंड मेकअप करना है। कलम उठाइए, कापी उठाइए और ऐसे किन्हीं भी 2 बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए और गुणनफल को किसी एक व्यंजक से भाग दीजिए। उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है, तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से कुछ और उदाहरण बड़ा मैं आपको लेकर दिखाता हूं कि a की घात 3 और धन b की घात 3 को यदि हम लोग a धन b से भाग दें तो आखिर भागफल क्या प्राप्त होगा। यहां देखें, a और b 2 चरों का प्रयोग किया गया है। यहां a पहले लिखा है तो भाजक में भी a पहले ही लिखा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रश्न है भाज्य और भाजक,
ये दोनों एक ही घात के अवरोही क्रम में लिखे गए हैं। इसका मतलब सवाल रेडी है। पहले पद को पहले पद से भाग देना है, यानी a की घात 3 को a से भाग देंगे। अब तक आप समझ चुके होंगे, केवल घात घटाना है। यहां में प्राप्त होगा a की घात 2। a की घात 2 को a से गुणा किया, a की घात 3, और a की घात 2 को धन b से गुणा किया, यहां मिलेगा a की घात 2b। चिन्ह बदल दिया, पहला वाला हमेशा भाग में कट जाता है। यहां अब की आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये दोनों पद आपस में सजातीय नहीं है। नीचे a और b दोनों हैं, ऊपर b अकेला है। लेकिन जब मैं इसे नीचे लिखूं तो किसे पहले लिखूं, किसे बाद में? मेरे भाजक में a पहले है, b बाद में। तो यहां भी आपको वही क्रम रखना है कि जिसके साथ a है उसे पहले लिखें और जिसमें a नहीं है उसे पीछे लिखें। इसका मतलब ऋण a की घात 2b मैं पहले लिखूंगा, और देखिए चिन्ह सहित धन b की घात 3 को पीछे लिख दिया। क्या इस बात को समझ पाए? न समझ पाए हो तो इसे सावधानी से फिर से समझें कि मेरे भाजक का क्रम है पहले a तब b। मैंने इन दोनों पदों को इसी भाजक के क्रम में लिखा है। नीचे a के साथ b है तो मैंने उसे पहले लिखा चिन्ह सहित, और ऊपर बिना a के यानी अकेला b की घात 3 है उसे चिन्ह सहित मैंने पीछे रखा है। अब फिर मैं पहले पद को यानी ऋण a की घात 2b को a से भाग दूंगा, तो a की घात 2, घात 2 में से घात 1 घटा देंगे आप। अब की बार आपको मिलेगा ऋण ab। ऋण ab को a से गुणा कीजिए, ऋण a की घात 2b, और ऋण ab को धन b से गुणा कीजिए, धन ऋण का गुणा ऋण, और ab और b का गुणा, b और b की घातें आपस में जुड़ जाएंगी। और फिर आप ऐसे सावधानी से चिन्ह बदलिए और अगला ऑपरेशन शुरू कीजिए। फिर पहले पद सजातीय हैं, गुणांक समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए ये दोनों कटकर समाप्त हुए। और फिर वही काम करूंगा, नीचे a है ऊपर नहीं है, a वाले को मैं पहले लिखूंगा, a b की घात 2 और धन b की घात 3। अब की बार पहला पद है a b की घात 2। पुनः पहले पद a से इसे भाग दिया, अब की बार a समाप्त हुआ। दोनों के चिन्ह धनात्मक हैं तो इनके भागफल का भी चिन्ह धन ही होगा। तो यहाँ धन लगाया, a से भाग दिया, a खत्म हुआ, केवल बचेगा b की घात 2। b की घात 2 को a के साथ गुणा किया, a b की घात 2, और धन b की घात 2 को धन b से गुणा किया, धन b की घात 3। चिन्ह बदला और अब की बार दोनों कट गए, शेषफल कुछ बचा नहीं, आप यहाँ शून्य लिख सकते हैं। इस तरह से अन्य उदाहरण लेकर के और आप इसकी खूब प्रैक्टिस करके और अपनी गणित को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। आज की डेट में मैं अगली टॉपिक पर नजर डालना चाह रहा हूं, और अगली टॉपिक है हमारी गुणनखंड। गुणनखंड, खंड, खंड का अर्थ होता है किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ देना। भाई रस्सी है बड़ी सी और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो एक टुकड़े को हम कहते हैं रस्सी का खंड। इसी तरह अब हमको ये विचार करना है कि किसी संख्या को हम कैसे खंडित कर सकते हैं। हमारे पास 4 संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। यही 4 हमारे बेस हैं जिसकी मदद से हम संख्याओं को खंडित कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं, 6 को हम लिख सकते हैं 4 धन 2। देखें बीच में जो हमारे पास आया है, बीच में जो हमारे पास चिन्ह आया हुआ है ये आ रहा है धन, तो 4 और 2 ये 6 के योग खंड कहलाते हैं।
कौन सा खंड? योग खंड कहलाते हैं, क्योंकि धन को गणित में हम लोग योग कहते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 8 ऋण 2, बीच में ऋण चिन्ह आया तो 8 और 2 छा के कौन से खंड हुए? अंतर खंड हुए। इनकी दोनों की जरूरत गुणनखंड में हमें पड़ती है। इसी तरह 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, बीच में गुणा आ गया, इसका मतलब 3 और 2 छा के कौन खंड हुए? गुणनखंड हुए। 6 को हम लिख सकते हैं 12 भागे 2, 12 और 2 छा के कौन खंड हुए? भागखंड हुए। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 4 में 2 केवल जोड़ने पर छा आएगा, अन्य किसी संक्रिया के द्वारा हमें 4 और 2 के द्वारा छा नहीं प्राप्त हो सकता। 8 में से केवल 2 घटाने पर छा आएगा, बाकी कोई भी कार्य आप कर डालें आपको छा प्राप्त नहीं होगा। 3 में केवल 2 से गुणा करें तभी छा आएगा, अन्य कोई संक्रिया छा हमें नहीं दिला सकती। इसलिए इन्हीं चिन्हों के आधार पर ही यहां नाम रखा गया है। तो हम लोग किसी संख्या को 2 ऐसे खंडों में तोड़े जिनका गुणनफल मूल संख्या के बराबर हो तो दोनों खंड संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। हम बीजगणित में गुणनखंड पर चर्चा करने जा रहे हैं। गुणनखंड में एक शब्द आता है कॉमन। अब हम आप हिंदी मीडियम के हैं, कॉमन शब्द इंग्लिश का है, तो आखिर हिंदी मीडियम में ये इंग्लिश मीडियम पर बेस कैसे कर गया, इस पर विचार करना है। देखें, जो मासा है, मासा को अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF के नाम से जाना जाता है। आप देखें ये बीच में शब्द आया है कॉमन, तो हम कहते हैं कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 2 पदों का मासा बाहर निकाल लो। क्या बात को समझ पाए? नहीं समझ पाए तो फिर से समझें। यह कॉमन अंग्रेजी का शब्द है, इसके बोलने में प्रवाह है, केवल मासा बोलने में कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए अध्यापकों ने सुविधा की दृष्टि से मासा ना कह के कॉमन कॉमन कहना शुरू कर दिया। जैसे देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है। मैं अगर यहां लिखूं कि 3x ऋण 27, ऐसे मैंने लिख दिया। अब आप विचार करेंगे कि इनका मासा कैसे निकलेगा। मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं। 3x का अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? 3 गुणा x, ये पहले पद का किया। 27 का गुणनखंड हम लोग करना चाहें तो 3 गुणे 3 गुणे 3, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसी को आप बाहर निकाल दीजिए, वही मासा हुआ। देखिए ये 3 दोनों में है, 3 निकल के बाहर हो गया, तो 3x27 का मासा कितना होगा? 3 होगा। अगर मैं 3 को बाहर ले लूं तो गणित में एक नियम है कि किसी संख्या में जितने से गुणा करें उतने से भाग दे दें तो उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैंने यहां ब्रैकेट के पहले 3 लिखा है तो बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा, तो गुणा का विपरीत भाग। इसका मतलब परिमाण बदलने से बचाने के लिए मुझे इसकी उल्टी संक्रिया तुरंत कर देनी चाहिए, यानी 3x/3 और ऋण 27/3। फिर 3 लिखा और आप देखें यहां से 3 कट गया, केवल बचा x, और इसको आप काट देंगे तो यहां आएगा 9। यही है मेरा गुणनखंड। अब गुणनखंड लगाते समय इतने हिस्से को छुपा लिया जाता है, इसे प्रदर्शित नहीं किया जाता, लेकिन यह गुणनखंड का प्राण तत्व है और इसे हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा। यानी जितना कॉमन में ले रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है उसे भागफल को लिखना है,
उसी कॉमन से पहले पद में भाग दिया, भागफल पहले पद के नीचे चिन्ह लगाइए, दूसरे पद में उसी कॉमन से भाग दीजिए और फिर भागफल को चिन्ह के बाद और ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह आ गया है, इसलिए एक खंड हुआ 3 और दूसरा खंड हुआ x ऋण 9। ये दोनों खंड किसके गुणनखंड है? 3x ऋण 27 के गुणनखंड है। ना विश्वास हो तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो वापस हमें 3x ऋण 27 ही प्राप्त होगा। ये इसके प्राण तत्व को आप पहचाने और इसे प्रदर्शित तो नहीं करना है, लेकिन इस संक्रिया को हमेशा दिमाग के अंदर आपको रखना ही होगा। और ऐसा भी नहीं कि अगर इसे आप प्रदर्शित करेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी क्रम में कुछ और आपने पढ़ा, जैसे a की घात 2 ऋण b की घात 2, a धन b और a ऋण b। ये पहला सूत्र है गुणनखंड का, वर्गांतर के नाम से इसको जाना जाता है और ये दोनों एक दूसरे की संयुग्मी कहलाती हैं। इसकी जरूरत इंटरमीडिएट में भी खूब आपको पड़ेगी। इस पर कितने तरह के सवाल निर्मित होंगे मैं तो 1-2 लगाऊंगा, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा, आप भी कोशिश करें। देखें, जैसे x की घात 2 ऋण 4, इसे हम पहले लिखेंगे x की घात 2 ऋण 2 की घात 2। कोई भी संख्या अपने वर्गमूल के वर्ग के बराबर होती है, तो 4 का वर्गमूल है 2, तो 4 को हमने लिखा 2 की घात 2, यानी 2 का वर्ग लिख दिया। अब हमको ऊपर घात नहीं देखना है, इतने हिस्से को हमको केवल देखना है। हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे x धन 2 और दूसरे में लिखेंगे x ऋण 2। हो गया गुणनखंड, गुणनखंड हो गया। लेकिन यह रूप कैसे बदलता है, आपको परेशान करता है, उसके कुछ प्रश्न मैं आपको लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। कि अगर मैं लिख दूं x स्क्वायर और ऋण 1/x स्क्वायर का गुणनखंड, सवाल को देखिएगा ध्यान से। यहां मैंने लिखा 9x स्क्वायर और ऋण 4y की घात 2। यहां मैं लिख रहा हूं तीसरा 0.16x की घात 2 ऋण 25। यहां मैं फिर लिख रहा हूं चौथे पर फिर मैं लिख रहा हूं कि 1/25 ऋण x की घात 2/16। ऐसे लिखूंगा पांचवा कि 32/x की घात 2 और ऋण 2/y की घात 2। अब की बार देखें, आप पहले 2 को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, फिर अंदर के हिस्से का गुणनखंड करेंगे। इसी तरह आपको मिल जाता है a धन 2b का होल स्क्वायर और ऋण a ऋण 2b का होल स्क्वायर। देखिए ये भी वर्गांतर का सवाल है। इसी तरह तमाम प्रश्न आपको मिलते हैं और इन प्रश्नों को आप खुद गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वीडियो देखें और नीचे कमेंट में लिख करके हमको जरूर बताएं कि आखिर आपको परेशानी कहाँ हो रही है। कुछ इसी तरह के सूत्र और आपने पढ़ रखा है, जिनका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा। a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर a धन b और a स्क्वायर ऋण ab धन b स्क्वायर। ऐसे a की घात 3 ऋण b की घात 3 a ऋण b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर धन ab धन b स्क्वायर। कक्षा 8 तक आपने इतने सूत्रों का अध्ययन किया हुआ है और इस पर गुणनखंड भी आपने हल किए हैं और 3 पदों को 4 पदों में भी तोड़ करके आपने कक्षा 8 में
गुणनखंड सीखा हुआ है, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना, जिसके लिए विशेष प्रश्नावली वहां दी गई है। मैं चाहूंगा कि आप उसे दोबारा रिपीट करें और थोड़ा अपनी आत्मा को मजबूत करके इस सफर को आगे ले जाने का प्रयास करें। आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहें, दूसरों को भी प्रसन्न रखें और सजग रहें, परिश्रम करें, आगे बढ़ें और भारत के नाम को रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।